रूस, चीन, यूरोप के बाद मोदी का अरब लीग धमाका, ट्रंप मुनीर का प्लान फ्यूज, मोदी को रोकना नामुमकिन है क्या? इंटरनेशनल मीडिया से लेकर अमेरिकी बिजनेसमैन सबने कह दिया मोदी बना देंगे भारत को नंबर 1। न ट्रंप की चली, न राहुल का नैरेटिव दौड़ा, जिस भारत को डेड इकोनॉमी बताया वो यूएस चीन से भी आगे जाने वाला है क्या? अब सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी ने इस वक्त देश की राजनीति से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर जगह धुआं उड़ा रखा है। दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी और भारत अनस्टॉपेबल है बॉस। मोदी और भारत रुकने वाले नहीं है। ट्रंप भले ही दुनिया को कितनी ही अपनी हनक दिखाएं, सनक दिखाएं, लेकिन भारत की रफ्तार न ट्रंप रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। यह है नया भारत बॉस। और यह दुनिया कह रही है, अमेरिकी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि मोदी एंड इंडिया दोनों अनस्टॉपेबल है। आज हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल मीडिया से लेकर खुद अमेरिका के बिजनेसमैन और अमेरिका के एक्सपर्ट कैसे यह बात कह रहे हैं कि मोदी भारत को नंबर 1 बना देंगे। किसने यह बात कह दी कि ट्रंप भले ही खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन ट्रंप से ज्यादा ताकतवर आज की डेट में मोदी है। आपको यह भी बताऊंगा कि मोदी और भारत की जबरदस्त पावर के सामने ना तो ट्रंप की चली, ना ही उन लोगों का नैरेटिव दौड़ा जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी के नए धमाके कौन से हुए? रूस और चीन के बाद अब यूरोप, और उसके बाद मोदी वो धमाका कर रहे हैं कि ट्रंप और मुनीर दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोदी का ऐसा तहलका नहीं है, देश की राजनीति में भी वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि इंडी वालों को अपना किला बचाना मुश्किल पड़ रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर केरल में लेफ्ट का किला, नरेंद्र मोदी ने सबका शटर डाउन करने का ऐलान कर दिया है। केरल पर कांग्रेस की नजर है, पर वहां मोदी ने कैसे कांग्रेस पर बड़ा अटैक लॉन्च किया, आज आपके लिए यह भी लेकर आया हूं। यह अरब लीग क्या है जो मोदी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहां क्या खेल चल रहा है जियो पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में, जो बड़ा तूफान आ रखा है। पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। आज जो भाजपा आ गई, नीतीश कुमार आगे दोबारा, इससे पहले वाली सरकार में आपने कई सीटों पर लॉस करवा दिया। हम लोग सरकार बनते बनते रह गई आपके कारण। देश की पॉलिटिक्स में तो नरेंद्र मोदी का तोड़ इन लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन आप यह भी देखिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं दिख रहा। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में गाजा पीस बोर्ड की शुरुआत की तो मात्र 19 देश आए, उसमें भी भारत नहीं था। और जो 19 थे उसमें से 10-11 तो ऐसे देश थे जिनको ट्रंप ने कह रखा है कि वीजा नहीं देंगे अभी। तो सोचिए वो कैसे देश रहे होंगे जो अमेरिका में वीजा के लायक नहीं है। G7 के देश वहां नहीं थे, भारत नहीं था, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर चीन, रूस को ये नहीं था, तो कौन बात का वहां पे मीटिंग कर रहे थे? यानी डोनाल्ड ट्रंप का पावर शो फेल होता दिखा। इधर ट्रंप गाजा पर प्लान बना रहे, उधर पीएम मोदी ने 20 देशों की अरब लीग के नेताओं को भारत बुला लिया है। 30 और 31 जनवरी को भारत में अरब देशों के नेता जुटने वाले हैं। भारत 20 अरब देशों के दल को होस्ट करेगा। अरब लीग 22 देशों का यानी 22 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इस लीग में शामिल ज्यादातर देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मोरक्को जैसे देशों के विदेश मंत्री इस मौके पर भारत आ सकते हैं, और ये वो देश हैं जो कल ट्रंप के साथ गाजा पीस बोर्ड की बैठक कर चुके हैं। यानी गाजा पर ट्रंप से मुलाकात के बाद अरब देशों के नेता अब भारत आने जा रहे हैं, और जो ताकत डोनाल्ड ट्रंप नहीं दिखा पाए दुनिया को, वो ताकत भारत दिखाएगा यहां, क्योंकि उन देशों को भी पता है कि भारत की क्या अहमियत है, भारत कितना भरोसेमंद है। मोदी जिस अरब लीग के देशों को भारत बुला रहे हैं उसकी दुनिया में अपनी अहमियत है, दुनिया में उसकी अपनी मान्यता है, जबकि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को तो अभी बड़े बड़े देशों की मान्यता तक नहीं मिली। अरब लीग की ताकत यह है
कि अरब लीग के देशों के पास तेल गैस का भंडार है। अरब लीग के देश अब सिर्फ तेल गैस के सहारे नहीं रहना चाहते। वहां अरब लीग के देशों ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह खोल दिया है। अरब लीग के देश इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर खूब खर्च कर रहे हैं। अरब लीग के देशों में कतर, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भारत से अच्छी दोस्ती बनाकर रखे हुए हैं। अरब लीग के देश भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं और वो भारत को ऐसे देश के तौर पर देख रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में सबसे बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है। और नरेंद्र मोदी कोई भी काम अचानक नहीं करते बॉस, पूरी प्लानिंग के साथ ये सारे काम होते हैं। अरब लीग की बात आज हो रही है कि भाई सब आने वाले हैं, सब आने वाले हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले महीने ही वो दो ऐसे देशों के दौरे पर गए थे जो अरब लीग का हिस्सा हैं। एक तो जॉर्डन, दूसरा ओमान। जॉर्डन में नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ था। ओमान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। यानी जो लोग कहते हैं अरे मोदी तो विदेश घूमते हैं, उस हर दौरे में एक तो वो भारत को जाकर वहां पर स्थापित करते हैं कि देखो भारत कितना बदल गया, आओ यहां बिजनेस करो, भारत का कद ऊंचा करते हैं और फिर वहां पर अपनी स्ट्रैटेजिक जो उनकी सोच है कि कैसे किसको कहां लेके चलना है, कैसे क्या सेट करना है, वो करके आते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जियो पॉलिटिक्स का पूरा खेल बदल कर रखा है। पीएम मोदी ने भारत को ऐसा चमका दिया कि बड़े बड़े देश भारत से जुड़ने की होड़ में। आप देखिए कि सिर्फ अरब लीग की बात नहीं है, एक हफ्ते के अंदर भारत में गजब का मेला लगने वाला है। अगले कुछ दिनों में कैसे भारत में कूटनीति का मेला लगने वाला है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता भारत के चक्कर लगा रहे हैं। आज आपको देखना चाहिए, नए साल के शुरुआती 23 दिनों में ही जर्मनी, यूएई, पोलैंड, स्पेन के नेता भारत ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के नेता भारत आ रहे हैं। 30 जनवरी को 20 अरब देशों के नेता भारत आने वाले हैं। फिर अगले महीने एआई समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आने वाले हैं और यह दुनिया का पहला ग्लोबल एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ में होने जा रहा है। इसके अलावा कनाडा के पीएम भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले महीने पीएम मोदी भी इजराइल जा सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में डिप्लोमेसी का पावर हाउस अगर कहीं से चलेगा तो वो भारत से चलेगा बॉस। यह है नए भारत की ताकत और पीएम मोदी का अगला कदम ही जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। पूरी दुनिया भारत से सट रही है। जो भारत के साथ होगा उसको पता है कि भाई हम भारत के साथ सटे रहेंगे तो सारी मुसीबत से निकल लेंगे, पार पा लेंगे, ट्रंप से भी भिड़ लेंगे, अपनी तरक्की भी देख लेंगे। यही भारत की ताकत है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत अब वो ताकत बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है। दुनिया कह रही है कि मोदी अनस्टॉपेबल हैं। वो फिल्म में डायलॉग नहीं था कि फ्लावर समझा क्या फायर है। नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि भारत को डेड इकोनॉमी समझा क्या, भारत अनस्टॉपेबल है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी के चीफ एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि यह भारत का वक्त है बॉस। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन ने कहा है कि अगले 20 से 30 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वो तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, चाइना को भी पीछे छोड़ेगा और नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सोचिए, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो ये मानकर बैठे हैं कि वही सबसे ताकतवर है, उनके आगे कोई है नहीं। लेकिन खुद अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं, पीएम मोदी और जिनपिंग ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने बड़ा बयान दिया है और वो इसकी वजह भी बता रहे हैं। ब्रेमर ने पीएम मोदी को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का लंबा कार्यकाल उन्हें ट्रंप या कई अन्य यूरोपीय नेताओं के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तरीके से सुधारों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि एक नेता के तौर पर लंबे समय तक बने रहने से मोदी कई यूरोपीय नेताओं की तुलना में ज्यादा असरदार तरीके से जवाब दे पाते हैं और हमने पिछले कुछ समय में यह देखा है। ब्रेमर ने कहा कि ट्रंप का कार्यकाल स्वाभाविक रूप से सीमित है और उनके बाद आने वाला राष्ट्रपति उनके कई कामों को खत्म कर सकता है। इसी तरह ब्रेमर ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि चीन के राष्ट्रपति को ट्रंप से बेहतर स्थिति में बताया। ब्रेमर ने कहा कि शी जिनपिंग के पास मिड टर्म चुनाव नहीं होते,
उनके पास स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। ट्रंप 3 साल बाद वहां नहीं होंगे, शी जिनपिंग होंगे। इसलिए शी जिनपिंग कई मामलों में नेता के तौर पर बेहतर स्थिति में। और अगर दोनों को आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी को हर 5 साल में रिपोर्ट कार्ड सामने रखकर पब्लिक से मैंडेट जुटाना पड़ता है कि भाई हां ठीक है आप ही लीड कीजिए। जिनपिंग को वो नहीं करना पड़ता। तो बेहतर स्थिति में अपनी जो भारत की ताकत बन रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं उसको सबसे ऊपर देखा जा रहा है। दुनिया के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि उथल पुथल भरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो लगातार चुनकर आ रहे हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, और यह बात उनके पक्ष में जा रही है। क्या इंटरनेशनल बिजनेसमैन, क्या इंटरनेशनल एक्सपर्ट, क्या इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त सभी पीएम मोदी और भारत की तारीफ में बिछ गए। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने फिर पीएम मोदी की तारीफ कर दी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मोदी की कार्यशैली की एक अनोखी बात यह है कि रुकावटें भारत के प्रधानमंत्री को बेहतर शासन करने में सक्षम बना देती हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि साल 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद पिछले कुछ सालों से मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसके नतीजे दिख रहे हैं। एक और आर्टिकल में द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि द एसेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसी तरह एक और ग्लोबल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने छापा है कि चीन के रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन को चमत्कार माना गया, लेकिन कुछ मायनों में भारत इसमें भी चीन से भी आगे। भारत सस्ती ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चीन से भी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, अपने लोगों तक बिजली पहुंचा रहा है। दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है बॉस। राहुल गांधी एक झटके में बोलते हैं डेड इकोनॉमी। दुनिया कह रही है बॉस कि भारत लीड कर रहा है, नहीं रुक रहा किसी के रोके। इधर इंटरनेशनल मीडिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। उधर ट्रंप की लोकप्रियता भाई साहब एकदम गिरी जा रही है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है। ट्रंप के सेकंड टर्म को 368 दिन हो गए। उनकी नेट अप्रूवल रेटिंग माइनस में चल रही है बॉस। -19 नेट अप्रूवल रेटिंग है ट्रंप की। वैसे ट्रंप को 37% अप्रूव और 56% लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं। यानी ट्रंप का 1 साल हुआ है, मात्र 1 साल, और लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस आदमी को। माइनस में है अप्रूवल रेटिंग, मतलब जितने लोग पसंद कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग नापसंद कर रहे हैं। जिस आदमी को इतना बड़ा मैंडेट देकर चुना था लोगों ने, 1 साल में सोचिए, अपने सनक की वजह से इस आदमी ने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। और ट्रंप खुद को तो डुबा ही रहे हैं। जो लोग ट्रंप के चक्कर में पड़े हैं वो भी डूबेंगे, और इनमें एक पाकिस्तान भी है। ट्रंप एक इशारा करते हैं, मुनीर शहबाज भाई साहब एकदम लाइन में खड़े रहते कि आगे सर, अभी आ गए आपके सामने। ट्रंप ने इस बार मुनीर शहबाज को ऐसा फंसा दिया कि लेने के देने पड़ गए। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड सेरेमनी में जाकर शहबाज और मुनीर चौड़े होकर घूम रहे थे, लेकिन मुनीर शहबाज के साथ खेल हो गया, क्योंकि ट्रंप के गाजा प्लान में शामिल होकर एक तरह से पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दे दी। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा में इजराइल के अंडर काम करना होगा। पाकिस्तान में इसको लेकर लोग बहुत फायर हैं, गुस्सा है भाई, क्योंकि वो तो इजराइल से नाराज रहते हैं। अब उनके यहां का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के जूते में पॉलिश लगाने के चक्कर में उसी इजराइल के साथ काम करने को तैयार है। इमरान खान की पार्टी इसका विरोध कर रही है। पाकिस्तान में दूसरी विपक्षी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर तो शहबाज शरीफ और मुनीर का मजाक उड़ रहा है, मीम्स बन रहे हैं, बाढ़ आ गई है मीम्स की। यानी ट्रंप के चक्कर में जो पड़ रहा है उसकी क्लास लग जा रही। लेकिन हमारे यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आता, वो भी ट्रंप की लाइन ही बोलते हैं। जैसे राहुल गांधी, ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो राहुल गांधी वही बात दोहरा रहे थे। अब राहुल गांधी ने फिर से डेड इकोनॉमी की बात की। मतलब इतना डेड इकोनॉमी को लेकर मजाक बन गया इनका। दुनिया भर से रिपोर्ट आ रही है, दुनिया में तारीफ हो रही है। राहुल गांधी को लगता है कि भाई मैं कैसे, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि 50% टैरिफ और अनिश्चितता भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जॉब्स जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और घटती मांग हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ना कोई मदद की, ना कभी टैरिफ पर कुछ कहा, जबकि 4.5 करोड़ नौकरियां और लाखों बिजनेस दांव पर लगे।
मोदी जी आपकी जवाबदेही है, प्लीज इस मुद्दे पर ध्यान दें। डेड इकोनॉमी का जो नैरेटिव राहुल गांधी चला रहे हैं, उस नैरेटिव की पोल दुनिया खोल दे रही है, क्योंकि दुनिया खुद कह रही है कि भारत नंबर 1 बनने जा रहा है और भारत अनस्टॉपेबल है, कोई नहीं रोक पाएगा। आज की डेट में ग्लोबल गेम ऐसा पलटा है कि ट्रंप से भिड़ने के लिए पूरी दुनिया भारत का नाम ले रही है, और जो भी देश ट्रंप की नीतियों से प्रभावित हैं, उन सबको भारत का ही सहारा दिख रहा है। जैसे आप देखिए, भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, उसमें नॉर्वे शामिल नहीं है, फिर भी नॉर्वे गदगद है कि भारत की ईयू के साथ ट्रेड डील से पूरे इलाके का फायदा हो जाएगा। ईयू में नॉर्वे, यूके, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल नहीं है, फिर भी ईयू भारत की ट्रेड डील को ऐतिहासिक बता रहा है, माइलस्टोन बता रहा है, मील का पत्थर बता रहा है। कनाडा जैसे देश, जिनका भारत के साथ बड़ा टकराव रहा हाल पिछले कुछ समय में, वो ट्रूडो के समय, वो भी मान रहे हैं कि भारत को साथ लिए बिना दुनिया नहीं आगे बढ़ पाएगी भाई। यूरोप से लेकर कनाडा तक सारे देश भारत का कैसे नाम ले रहे हैं, सुनिए एक बार। एक भारतीय के तौर पर आपको भी गर्व होगा। दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश जिस तरह से भारत की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट और एजेंसियां अमेरिका को चेता रही हैं कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ट्रंप की गलती से पूरी दुनिया भारत और चीन के सामने लाइन लगाए खड़ी है। आप यह भी देखिए कि जिस ब्रिक्स को लेकर ट्रंप अक्सर भड़कते रहते हैं, वो ब्रिक्स भी लगातार ट्रंप को कैसे क्लियर कट मैसेज दे रहा है। ब्रिक्स में भारत भी है, ब्राजील भी है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन करके उनसे बात की। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और पीएम मोदी ने भारत ब्राजील की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा की। लूला दा सिल्वा अगले महीने भारत आने वाले हैं, जहां एआई इंपैक्ट समिट में वो हिस्सा लेंगे। भारत और ब्राजील दोनों वो देश हैं जिन पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा रखा है। अब चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या फिर देश की पॉलिटिक्स, इस वक्त पीएम मोदी जिस तरह के तेवर में है, वो विरोधियों का पैकअप करने के पहले रुकने वाले मूड में लग नहीं रहे। देश के अंदर देखिए, अब आप वो बैक टू बैक चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो या निकाय चुनाव। जिन चुनावों में बीजेपी को दशकों से जीत नहीं मिली, वहां भी नरेंद्र मोदी ने जीत हथ दिलाई है। पीएम मोदी इस वक्त अनस्टॉपेबल बन गए हैं। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। केरल में पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रोड शो किया, और पीएम मोदी के रोड शो में कैसे जबरदस्त उनका क्रेज दिखा केरल में, बॉस, जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही है। देखिए जरा एक झलक देखिए। यह तस्वीर वैसे तो केरल में पीएम मोदी के रोड शो की है, लेकिन यह तस्वीर ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों को टेंशन देने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन के 2 ही 3 मजबूत किले रह गए, और उन किलों को गिराने में भी नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। एक किला बंगाल, जहां ममता बनर्जी हैं, दूसरा केरल में, जहां लेफ्ट है, और केरल के किले पर कांग्रेस की भी नजर है। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां भी कह रहे हैं कि ना, बीजेपी को लाएंगे। ये तस्वीरें और ममता राहुल गांधी दोनों के लिए परेशान करने वाली, क्योंकि बंगाल में तो चुनाव है ही, ममता बनर्जी को अपना गढ़ बचाना है, वहां पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा केरल में अपनी जीत के सपने बुने बैठे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने केरल पहुंचकर वो किया जो राहुल गांधी की रणनीति को झटका दे सकता है। पीएम मोदी आज केरल दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम वो जगह है जहां कुछ दिन पहले बीजेपी का मेयर बना है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी नेता वीवी राजेश मेयर बने। केरल के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। इसलिए आज जब पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में रैली की और बीजेपी के मेयर को गले लगाया, तो वो तस्वीरें चर्चा में आ गई, और ऐसी तस्वीर बहुत कम दिखती है। लेकिन पीएम मोदी इमोशनल हो गए और खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है बॉस। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी चाहती है कि वो जो है बीजेपी का झंडा लहराए, वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए। और इसलिए एक मेयर बनना कैसे उसकी शुरुआत है, वो नरेंद्र मोदी के इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है। वो भावुक हो गए। सुनिए क्या कहा पीएम ने। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल है।
लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुअनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, जय जय नरेंद्र मोदी। केरल में हाल ही में जिस तिरुवनंतपुरम नगर निगम को पहली बार बीजेपी ने जीता, वो 40 साल से वामपंथियों का किला था। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने 101 में से 50 सीटें जीती थी और वीवी राजेश तिरुवनंतपुरम के पहले बीजेपी मेयर बने। केरल के हालिया निकाय चुनाव में बीजेपी ने 14.7% वोट हासिल किया। निकाय चुनाव में मिले वोट को देखें तो बीजेपी को करीब 6 विधानसभा में बढ़त हासिल है। निकाय चुनाव के वोटों के हिसाब से केरल की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। करीब 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अहम चुनावी प्लेयर के तौर पर सामने आई। नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि बीजेपी का प्रभाव केरल की जिन 36 सीटों पर साफ साफ दिखा है, उन 36 सीटों पर फोकस करके केरल का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाए। इसलिए केरल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबको चौंका सकती है, यह भी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में केरल की त्रिशूर सीट जीतकर पहले ही सबको चौंका दिया था, फिर तिरुवनंतपुरम में मेयर बना दिया है अपना। और यह जो मेहनत है ना, यह एक दिन की नहीं है। आरएसएस केरल में लगातार जमीन पर काम करता रहा। बीजेपी सालों साल मेहनत करती रही, सालों साल हारती रही, मजाक बनता रहा कि भाई केरल में इनका कुछ नहीं होगा, कांग्रेस लेफ्ट चलता है वहां। लेकिन धीरे धीरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले एटीट्यूड से बीजेपी काम करते रही और अब दरार दिख रही। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की यह मेहनत तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, जैसे ओडिशा में सालों साल किसी ने नहीं सोचा था कि भाई वहां पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला गिरा दिया, वही अब वो कर रहे हैं। और फिर ये लोग कहते हैं अरे मोदी चुनाव जो है वो चोरी करके जीतते हैं, वोट चोरी करके जीतते हैं। भाई ये मेहनत है इतने दिन की। कई लोगों को लगेगा कि केरल में तो बीजेपी ना कोई बड़ा आधार ही नहीं है उसका, एक तो सांसद है, विधायक तो एक भी नहीं है, तो फिर निकाय चुनाव जीतने से कैसे बीजेपी पूरे राज्य का चुनाव जीतने का सपना देख रही है। इस पर आज पीएम मोदी ने लेफ्ट इकोसिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने गुजरात की कहानी सुनाई और कहा कि साल 1987 तक गुजरात में भी बीजेपी का कोई आधार नहीं था। गुजरात में भी बीजेपी की जीत की कहानी एक निकाय चुनाव की जीत से शुरू हुई थी और आज की डेट में गुजरात में दशकों से बीजेपी की ही पावर है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। आज केरला में परिवर्तन होकर रहेगा। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है और इसलिए मैं कहता हूं अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। इधर पीएम मोदी केरल में जीत का दावा कर रहे हैं, उधर उन्होंने आज केरल से कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक भी लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी से भी ज्यादा कम्युनल बता दिया
और माओवादियों से भी ज्यादा कम्युनिस्ट बता दिया। सुनिए एक बार। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है। यानी केरल में भी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए एक चैलेंज दे दिया है कि भाई वहां पर जो कांग्रेस और लेफ्ट का शासन रहा है उसको कैसे खत्म करना है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलकर सुनिश्चित करना है। लेकिन एक चैलेंज इधर दूसरा भी चल रहा है। पाठशाला में अगली क्लास, जिन अविमुक्तेश्वरानंद को हथियार बनाकर मोदी को घेर रहा था इंडी, उन्होंने ही राहुल अखिलेश की कैसे क्लास लगा दी। योगी वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के घमासान में गजब ट्विस्ट, अचानक हालात जज्बात कैसे बदल गए, अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त हर तरफ धूम मचा रखी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में वो धुरंधर की तरह दिख रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि अविमुक्तेश्वरानंद को अपनी राजनीति का हथियार बनाकर इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए थे। लेकिन उनका यह हथियार भी फेल हो गया। और यह कैसे हुआ, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मोदी योगी वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो लड़ाई बनाई जा रही थी, उसमें गजब का ट्विस्ट आ चुका है। अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर मोदी योगी के खिलाफ बातें की जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था, उन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को लेकर इंडी वालों की क्लास लगा दी। और इसी के साथ यूपी में 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया भाई कि अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं, उन्हें राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इनके लिए, अखिलेश यादव रोज ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे इनके लिए, और यहां हालात जज्बात सब बदल गए। आज आपको बताऊंगा कि ये ट्विस्ट आया कैसे है, लेकिन जो पहले हुआ उसकी एक झलक देखिए। जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर आज अचानक हालात और जज्बात बदल गए, वो पिछले 5 दिनों से प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम नोज जाने से भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज संगम पर बसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इसी नाराजगी को इंडी गठबंधन वालों ने मोदी योगी को घेरने का हथियार बना लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के बहाने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश शुरू हुई। इसमें अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आए। अखिलेश यादव ने मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर हुए बवाल के अगले ही दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी। उनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होने का भरोसा दिया था।
इसके बाद उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज भेज दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक ट्वीट ठोक दिए और सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। शायद अखिलेश यादव मान चुके थे कि ऐसा करके 2027 के यूपी चुनाव से पहले वो पीएम मोदी के साथ एकजुट हो चुके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। लेकिन जिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव सियासी फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नमाजवादी बनाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद को वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? बेचारे अखिलेश यादव जितना ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, बात पे बात कर रहे थे, वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनकी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं। अब ये देखिए कि जिस अखिलेश यादव की पार्टी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नमाजवादी कह रहे हैं, उन्होंने कैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान को मुद्दा बनाकर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी में उनकी सहयोगी कांग्रेस ने भी खुद को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौनी अमावस्या को हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और इस मुद्दे पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक बार पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस की पूरी सनातन पॉलिटिक्स को फेल कर दिया और उल्टे राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया है। लेकिन पहले एक बार पवन खेड़ा को सुनिए। आर्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। पवन खेड़ा जी खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे हैं, आपने सुना? लेकिन आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला, कांग्रेस नेता बीजेपी को सनातन का सबसे बड़ा विरोधी साबित कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फिर से सनातन विरोधी बता दिया। दरअसल रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति आज अयोध्या दौरे पर पहुंची। समिति के सदस्यों ने राम मंदिर में दर्शन किए। इस समिति में राहुल गांधी भी थे, लेकिन वो समिति के साथ अयोध्या नहीं पहुंचे। ऐसे में आरोप लग रहा है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना ली। लेकिन जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी को तो राम मंदिर जाने ही नहीं देना चाहिए। तो जो पवन खेड़ा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे थे, वही सिरमौर राहुल गांधी को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। सुनिए एक बार। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू मानते नहीं, उनको राहुल गांधी को वो हिंदू ही नहीं मानते। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी इनको सिरमौर मानती है, तो क्या वो भी मानती है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इंडी गठबंधन के उस एजेंडे को भी धुआं धुआं कर दिया, जिसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी ठहराने की कोशिश होती रही है। मुसलमानों को डरा और सहमा हुआ बताया जाता है। सुनिए बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट किए जाने के सवाल पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। अभी तक कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अभी तक कोई मस्जिद एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है कि तोड़ी गई हो। हाँ, जो मंदिर था वो मंदिर के बारे में मांग जरूर प्रबल हुई है और वो होना भी चाहिए। जिस समय वो ताकत में थे उन्होंने मंदिर तोड़े, तो जब हिंदू ताकत में आएगा तो पलटेगा नहीं तख्ता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इंडी वालों का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। इंडी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन्हें वो अपनी सियासत का हथियार बना रहे हैं वो ऐसा यू टर्न मार देंगे। लेकिन सवाल ये हुआ कैसे, हालात जज्बात बदले कैसे? अचानक अविमुक्तेश्वरानंद इंडी वालों पर ही अटैक क्यों करने लगे? क्या इसकी वजह यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद को जो दो नोटिस आए, उनसे शंकराचार्य होने के दावे पर जो सवाल पूछ लिए गए, उनके स्नान को लेकर जो विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, उस पर साधु संतों का गुस्सा अविमुक्तेश्वरानंद पर ही फूट गया? क्या यही सारी वजह है कि अविमुक्तेश्वरानंद के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं? आप सुनिए कैसे जगतगुरु रामभद्राचार्य हों या फिर केंद्रीय संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, सब ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठा दिए थे। पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। मिट्टी पे बैठ के शरीर पर जल छिड़कवाना अभिषेक होता है क्या? ये फालतू की बातें हैं। शास्त्रों का इतना अपमान तो नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। एक राजनीतिक व्यक्ति संत की श्रेणी में मत डालिए, संत शब्द का अपमान हो जाएगा। जो सुबह से शाम तक देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गालियां बकने वाला, रोज एक नया षड्यंत्र हिंदुत्व के विरुद्ध करने वाला, जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे हिंदू हत्यारों के, मुस्लिम माफियाओं के मरने पर आंसू बहाता हो, ऐसे व्यक्ति को संत की श्रेणी में मानना भी मैं मानता हूं संतत्व का अपमान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, योगी जी को बदनाम करना है। कैसे इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, कैसे योगी को बदनाम किया जाए। क्या ये उचित है योगी जी को माँ की गाली देना? आपने क्या कहा? योगी कौन है? अकबर का बेटा है। योगी कौन है? हुमायूं का बेटा है। पर तुम किसके बेटे हो? तुम कौन हो? ये बातें उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको अपनी जिह्वा पे जो है बिल्कुल संयम रखे। यानी शायद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दिख गया कि एक तो पूरा संत समाज उनके खिलाफ है, उनके साथ नहीं है, और दूसरा योगी आदित्यनाथ भी नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने यू टर्न मार दिया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फजीहत हो गई। आप ये भी देखिए कि माघ मेले में पर्वों पर उमड़ रही भीड़ की वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन ने पालकी पर संगम नोज तक नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं माने और सम्मान का मुद्दा बना दिया। जबकि आज बसंत पंचमी के स्नान की तस्वीरें आप देखिए, पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए व्हील चेयर पे गए। बॉस, वो चलने में असमर्थ हैं, इसलिए व्हील चेयर से उन्हें ले जाया गया। निश्चलानंद जी भी शंकराचार्य हैं, उन पर कोई विवाद भी नहीं है, वो भी सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये जिद नहीं पकड़ी कि जाऊंगा तो पालकी में ही जाऊंगा। इसी तरह शंकराचार्य नरेंद्रनंद सरस्वती भी बसंत पंचमी का पवित्र स्नान करने पैदल संगम पहुंचे। उन्होंने अपने भक्तों के साथ संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और फिर वापस चले गए। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। इसलिए जब पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि स्नान से किसी को नहीं रोका गया होगा, ताम झाम की वजह से रोका गया होगा। सुनिए एक बार उनको। नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। तो इधर जो सियासी आग लगाने की कोशिश थी उस पर पानी पड़ गया, लेकिन पानी खाली सियासत पे थोड़ी पड़ा है। दिल्ली में पानी पड़ रहा है भाई, बारिश हो रही है इतनी ठंड में, बर्फ पड़ रही है। सो अलग अगला चैप्टर देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश, पहाड़ों में गजब बर्फबारी,
हमने आपसे कहा था मौसम यू टर्न लेगा, यू टर्न ले लिया, लेकिन सवाल है कि ठंड अभी और कितनी बढ़ने वाली है। बारिश, स्नोफॉल और कपा देने वाली ठंड की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देख कहीं लगेगा कि हाथ पैर जमने लगा है क्या। मौसम ने जिस तरह की करवट ली उसके बारे में हमने आपको पहले ही पाठशाला में बताया था कि स्वेटर जैकेट पैक मत कर दीजिएगा सोच के कि गर्मी आ गई है, ये अभी यू टर्न मारेगा। और वही हुआ। हमने जो आपको बताया था कि जैकेट, कंबल, रजाई पैक ना करना, सर्दी लौटेगी, वही हो गया। 24 घंटे में हो गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और उधर पहाड़ों में ऐसी बर्फबारी कि सब देख के एकदम हैरान है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज ऐसी बारिश हुई कि लोग कब कपा गए। दूसरी तरफ पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी हो रही है। शिमला क्या, मनाली क्या, हर जगह नजारा ऐसा कि आप देखकर चौंक जाएंगे। कश्मीर से लेकर केदारनाथ धाम तक जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हेवी स्नोफॉल से जो हालात रूस में इस वक्त गए हैं, कुछ कुछ वैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही। मतलब उतना बर्फ का टीला तो नहीं बना है, लेकिन गजब बर्फ पड़ी है। देखिए, इस बार अभी तक पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत खास हुई नहीं थी। कई हिल स्टेशंस पर तो बर्फ गिरी ही नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। पहाड़ों पर ऐसी बर्फबारी हुई कि चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। ऐसी बर्फबारी हुई कि हैरान करने वाली तस्वीरें आ गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां भारी बर्फबारी के बीच 12 लोगों की जान आफत में आ गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो एक तरह के बर्फीले तूफान में फंस गए। जैसे ही रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी मिली, वो बर्फ से ढके और धुंध से भरे इलाके में से होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर इन लोगों तक पहुंची और इनका रेस्क्यू किया। आप देखिए, इतनी बर्फ है कि इनको जो कंबल उड़ाया गया वो पूरा सफेद हो गया है भाई। इतनी बर्फ गिरी हुई और घुटने घुटने पर बर्फ है, वहां से इनको बचा के निकाला गया। भयंकर बर्फबारी से श्रीनगर एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ उसको भी देख लीजिए। एयरपोर्ट का रनवे जो है वो पूरा बर्फ से ढक गया। यहां 3 से 4 इंच के करीब बर्फ गिरी, जिसकी वजह से यहां आज की सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। कहां उतारिएगा भाई, रनवे पे बर्फ गिरी हुई, उस पर प्लेन उतार दीजिएगा। तो सब कैंसिल कर दिए। अब आप भारत के सबसे ठंडे और दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका जो है द्रास, उसकी तस्वीरें देखिए, जहां पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कश्मीर का एक वायरल वीडियो देखिए। एक लड़का कमर तक बर्फ में फंसा हुआ है और वीडियो बना रहा है, कह रहा है कि उसे सुनकर आप वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए एक बार। हालांकि ये बर्फ के ऊपर ऊपर चल सकता था, लेकिन इसने गड्ढा करके वीडियो बनाया। थोड़ा रील वायरल भी तो होना चाहिए, और दिख भी रहा है कि कितनी बर्फ गिरी है। उधर माता वैष्णो देवी धाम में भी आज गजब की बर्फबारी हुई। बर्फ से ढके माता रानी के दरबार का नजारा बहुत शानदार दिख रहा है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची। लगातार बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी है। बर्फबारी की वजह से रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, जिससे यात्रियों को चढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। इसी को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। तो वैष्णो देवी जाने वाले थे तो मत जाइएगा अभी। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है। केदारनाथ में इस बार देर से बर्फबारी हुई है। इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में आज करीब 2 फीट तक बर्फबारी हुई। पहली बर्फबारी में बाबा केदार का धाम अलौकिक दिख रहा है। इस कठिन मौसम में भी उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान पूरी निष्ठा और सतर्कता और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदार धाम की तरह गंगोत्री धाम में लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण अलग ही नजर आ रहा है। मनाली में भी आज बर्फबारी के लंबे इंतजार का अंत हुआ। सीजन की पहली भारी बर्फबारी ने मनाली में देखिए क्या हालत कर दी भाई। टेबल, चेयर सब ढक गया। मनाली में होटल के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। बाहर का सिटिंग एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। मनाली के मॉल रोड से लेकर सोलंग वैली, रोहतांग में अटल टनल तक 5 से 6 इंच की बर्फ गिर गई। रोहतांग में अटल टनल को बंद करना पड़ा। ये तस्वीर देखिए अटल टनल की भाई, वहां घुटने घुटने तक बर्फ गिर गई है। टनल में क्या करने जाइएगा। शिमला में मौसम ने मेहरबानी दिखाई और यहां भी भयंकर बर्फबारी देखने को मिली, जिससे पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। भाई वो तो पैसा लगा के बर्फ ही देखने गया था, बर्फ नहीं दिख रही थी तो पैसा वेस्ट था। अब वो कह रहा कि अरे भैया अब आया पैसा वसूल, बर्फ गिर गई, चलो भाई। ये तो है बॉस, बर्फ में मजा तो आता है, लेकिन गाड़ी चलाना बहुत रिस्की हो जाता है। उत्तराखंड में भी आज बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। देख रहे हैं कैसे बर्फ गिरी जा रही है। मसूरी और धनोल्टी जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर स्नोफॉल हुआ है, जिससे टूरिस्ट बहुत खुश हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जो रुद्रप्रयाग की हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ भी सफेद दिखने लगे। रुद्रप्रयाग में हुई बर्फबारी से टूरिस्ट बहुत खुश है। सुनिए वो कैसे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
लंबे समय के इंतजार के बाद अब चोपता तुंगनाथ की पहाड़ियों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। आप ठीक सामने देख सकते हैं, ये चोपता तुंगनाथ है और इस क्षेत्र में कह सकते हैं जो हरे भरे पेड़ है वो पूरे के पूरे बर्फबारी से लगभग हो गए हैं। कुछ समय पहले ही कह सकते हैं कि आज से ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे लोग पहुँच रहे। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप कहाँ से आए सर, नाम बताइए अपना। सूरत, गुजरात। ये बताइए, आप चोपता तुंगनाथ पहुंचे हैं, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे, सब टीम के साथ आए थे और बहुत मजा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मजा तो सबको आ रहा है, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ मजा लीजिए भाई। अब आप बर्फबारी में मिनी बुलडोजर का एक्शन देखिए। बुलडोजर को अवैध कब्जे ढाते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन बुलडोजर से जान कैसे बचती है ये भी देखिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इस मिनी बुलडोजर की मदद से एक मरीज की जान बचाई गई। भारी बर्फबारी की वजह से अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया था, तो बर्फ जमा होने की वजह से यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। मिनी बुलडोजर ने अपना कमाल दिखाया और चंद मिनटों में बर्फ को हटाकर रास्ता ही क्लियर कर दिया। तब जाकर मरीज अस्पताल पहुंच सका और उसकी जान बच सकी। बर्फबारी के बीच एक और शानदार तस्वीर आपको दिखाता हूं। हमने कल ही आपको दिखाया था कि पीएम मोदी ने कैसे इंडियन रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढकी वादियों के बीच वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है। ये बनिहाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर की तरफ जा रही है और पूरे फिल्मी सीन लग रहा है भाई। एकदम सफेद सफेद नीचे बिछा हुआ है और उसमें भगवा ट्रेन चली जा रही है। और यूरोप की बर्फीली वादियों में जब आप ट्रेन को देखते हैं तो ऐसा ही फील आता है, वैसा भी भारत में आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। सुबह तो लगातार काफी देर तक बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से तापमान बढ़ रहा था, जिससे लोगों को लगा कि अरे अब तो ठंड गया, लेकिन मौसम ने ऐसा यू टर्न मारा कि पब्लिक ठंड से कांपने लग गई। तो पहाड़ों पर बर्फबारी की खबर मिलते ही लोग पहाड़ों की तरफ दौड़कर निकल भी पड़ रहे हैं और इस चक्कर में कई जगह जाम भी लग जा रहा है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों को सोच समझ के निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्नोफॉल देखने के बजाय वो जाम में ही फंसे रह जाएं। तो ये भी एक संकट है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में हो सकता है एक आध दिन और बारिश हो, तो अभी ठंड जो है वो पूरी तरीके से गई नहीं है, ये ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा एहतियात से रहिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।